आज हम बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जीन पुनर्योजन, ये एक शब्द है रिकॉम्बिनेशन। री का मतलब क्या होता है? दोबारा, पुनः, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, योग होना। तो रिकॉम्बिनेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन, पुनः योजन, मतलब पुनर्योजन। अब बैक्टीरिया में हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो बैक्टीरिया में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जा सकता, या यूं कहें उसमें सांकेतिक लैंगिक जनन पाया जाता है, और उसी सांकेतिक लैंगिक जनन को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसको वास्तविक लैंगिक जनन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जो वास्तविक लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होता है? जो पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल हैं, उनमें से पहले उनमें गैमेट्स बनते हैं हैप्लॉइड, उसके बाद वो फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, एंड देन आफ्टर उससे एम्ब्रियो बन के उसकी जो संतति है या ऑफस्प्रिंग बनती है। और वो जो ऑफस्प्रिंग या उसकी जो संतति है उसमें बिल्कुल कहें डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, इंस्टेड ऑफ मेल और फीमेल जो उसके पेरेंट्स हैं, ना तो बिल्कुल पिता के जैसे लक्षण होते हैं और ना ही बिल्कुल माता जैसे लक्षण होते हैं, अलग लक्षण उसमें आते हैं। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जिसे हम सांकेतिक लैंगिक जनन कह रहे हैं, वास्तविक लैंगिक जनन नहीं करे, उसमें क्या होता है? उसमें डीएनए का ट्रांसफर कहाँ से होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, अर्थात जिन दो बैक्टीरिया के बीच में जीन्स का ट्रांसफर होता है या डीएनए का ट्रांसफर होता है, वो दोनों सेम जनरेशन के होते हैं। जबकि वास्तविक लैंगिक जनन में क्या कहा? एक जनरेशन है जो उसके पेरेंट्स हैं और उनमें से डीएनए किस में ट्रांसफर हो रहा है? उनकी संतति में, वो सेकंड जनरेशन है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए जा रहा है। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया में क्या होता है? दोनों सेम जनरेशन के बैक्टीरिया हैं और उनमें क्या जा रहा है? डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। वैसे देखा जाए तो नए लक्षण यहाँ भी आते हैं, जैसे संतति में बिल्कुल नए लक्षण आते हैं, वैसे ही जिस बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है उसमें भी नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों बैक्टीरिया सेम जनरेशन के होते हैं। अब दो वर्ड होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर और दूसरा होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर को हम लेटरल जीन ट्रांसफर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, पहले इनको देखते हैं। जैसे हमने कहा बैक्टीरिया में दो बैक्टीरिया के बीच में जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है और वो दोनों सेम जनरेशन के हैं, अर्थात डीएनए का ट्रांसफर क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से हो रहा है, लेटरली या पार्श्व हो रहा है। जबकि वर्टिकल जीन ट्रांसफर में क्या होता है? ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से डीएनए किस में आता है? उनकी संतति में आता है, ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है। तो यहाँ जीन्स का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? वर्टिकली। तो ये हुआ वर्टिकल जीन ट्रांसफर। जबकि बैक्टीरिया में किस प्रकार का जीन ट्रांसफर होता है? हॉरिजॉन्टली या फिर लेटरली, क्षैतिज रूप से होता है, ना कि वर्टिकल। अब हम बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में फर्स्ट थिंग तो समझ आ गई कि जीन्स का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है। अब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 मेथड से हो सकता है। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, और थर्ड है ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। सबसे पहले कॉन्जुगेशन देखें, जिसे हिंदी में संयुग्मन कहते हैं। इसकी स्टडी सबसे पहले लेडरबर्ग एंड टोटम ने 1946 में इकोलाई बैक्टीरिया के K12 स्ट्रेन में की थी। इसमें जब जीन का ट्रांसफर होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है, तो दो बैक्टीरिया भौतिक संपर्क में आते हैं, या यूं कहें संयुग्मन के लिए बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है।
दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी स्टडी सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की 1928 में डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में। इसमें फिजिकल कांटेक्ट की, जैसे संयुग्मन में हमने कहा फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, यहाँ फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। उसमें एनवायरनमेंट में कोई अगर किसी बैक्टीरिया को नेकेड डीएनए मिल गया है तो उसको ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ इसको फिजिकल कांटेक्ट या भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। लास्ट वन है ट्रांसडक्शन या पारकर्मण। इसकी स्टडी लेडरबर्ग एंड जिंडर ने 1952 में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरियम में की। ये पारकर्मण क्या होता है, इसमें जीन्स का, बैक्टीरिया में जीन या डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की सहायता से होता है। मीन्स यहाँ भी दोनों बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, वहाँ से उस बैक्टीरिया का डीएनए लेके आएगा और दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करेगा तो पहले वाले बैक्टीरिया से जो डीएनए लेके आया है वो उसमें डाल देगा। तो दोनों बैक्टीरिया का यहाँ भी, जिन दो बैक्टीरिया के बीच में जीन का ट्रांसफर हो रहा है उनका फिजिकल कांटेक्ट यहाँ भी जरूरी नहीं है, यहाँ भी नहीं होता। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? पहली बात हमने कहा इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है दो बैक्टीरिया के बीच में, जिनमें जीन या डीएनए ट्रांसफर होना है। जैसे हम देखें दो बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया में ये इसका मेन क्रोमोसोम है, मेन डीएनए है, जबकि ये इसमें प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब इसका जो मेन डीएनए है उसके अलावा डीएनए है और उसमें ये सर्कुलर है और इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है, अपनी प्रतिकृति स्वयं करता है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है इसको कहते हैं हम एफ सेल या डोनर बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इसमें एफ प्लाज्मिड पाया जाता है। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी फैक्टर होती है। तो जिसमें एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम कहते हैं एफ प्लस सेल या एफ प्लस बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया, डोनर सेल, क्योंकि ये यहाँ से अपना प्लाज्मिड इसको डोनेट करेगा, तो इसको क्या कहते हैं हम? डोनर सेल। दूसरा बैक्टीरिया है जिसमें ये एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, इसमें दूसरा कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है, लेकिन एफ प्लाज्मिड क्या है? एब्सेंट है। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है उसको एफ माइनस सेल कहेंगे, जिसमें प्रेजेंट है उसको एफ प्लस, और जिसमें एब्सेंट है एफ प्लाज्मिड उसको कहेंगे एफ माइनस सेल या फिर रेसिपिएंट सेल, ग्राही सेल, क्योंकि ये ग्रहण करने वाला है, एफ प्लाज्मिड को ग्रहण करने वाली सेल है, इसलिए ये डोनेट करने वाली को डोनर और ग्रहण करने वाली को, रिसीव करने वाली को रेसिपिएंट सेल कहा जाता है। अब जो एफ प्लाज्मिड होता है उसमें एक जीन ऐसा होता है जो सेक्स पिलाई या कहें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिसमें एफ प्लाज्मिड है वहां से ये क्या निकलेगी? एक सेक्स पाइलस निकलेगी, और ये सेक्स पाइलस इस दूसरे बैक्टीरिया जो रेसिपिएंट सेल है उसके साथ जुड़ जाती है और इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। कॉन्जुगेशन ट्यूब संयुग्मन नली बनने के पश्चात इसका जो प्लाज्मिड है उसमें रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म की सहायता से क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और एक नया प्लाज्म स्ट्रैंड बनेगा और वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में चला जाता है। तो यहाँ ये एफ प्लस सेल थी और ये जो रेसिपिएंट सेल थी वो भी क्या हो गई है? अब एफ प्लस में बदल गई है।
तो कॉन्जुगेशन के पश्चात क्या हुआ, दोनों सेल किस में बदल गई हैं, F+ में। तो ये हुआ कॉन्जुगेशन। अब कई बार शब्द आते हैं, एक HF आता है, एक F'। F+ हमने देखा क्या होता है, F- क्या होता है। अब हम देखते हैं HF क्या होता है। अब देखो हाँ, एक चीज और, यहाँ जो F+ सेल नई बनी है उसमें पहले प्लाज्मिड नहीं था, अब है। मान लिया इस प्लाज्मिड में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था, और ये वाला बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं था। लेकिन जैसे ये F+ बैक्टीरिया बना, ये बैक्टीरिया भी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया है। तो इसके कैरेक्टर्स क्या हो गए, अब बदल गए हैं पहले की तुलना में। तो इसलिए कहते हैं हम, एक तरह से ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम देखें, ये दो बैक्टीरिया हैं, इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, और ये जो प्लाज्मिड है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, ये अपनी प्रतिकृति के लिए मेन क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से इसकी प्रतिकृति होकर के DNA जाएगा, और जिस टाइम DNA जा रहा, मान लिया उसका प्लाज्मिड का थोड़ा सा पार्ट इस रेसिपिएंट सेल में पहुंचा है, और बाहर से मान लो उस मीडियम में, जिस भी मीडियम में ये बैक्टीरिया हैं, वहाँ पे कुछ फोर्सेस लगे हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये ब्रेक हो गई है। ये ब्रेक हो गई है तो इस प्लाज्मिड का केवल कुछ पार्ट ही रेसिपिएंट सेल में पहुंच पाएगा, और ये रेसिपिएंट सेल में ये पार्ट पहुंच करके, मान लीजिए इतना पार्ट पहुंचा, और ये प्लाज्मिड का थोड़ा सा पार्ट पहुंचने के बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, DNA एंजाइम इसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, या फिर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की सहायता से ये प्लाज्मिड है वो इसका जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके अंदर उसके साथ जुड़ जाएगा। ये जैसे ही इसके साथ जुड़ जाता है, ये सेल बन जाती है HF। पहले F- थी ये, अगर प्लाज्मिड का थोड़ा पार्ट इसके मुख्य क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया है तो ये सेल कैसी बन गई है, HF प्रकार की। HF क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की इसमें उच्च आवृत्ति होती है रिकॉम्बिनेशन के लिए। अर्थात क्यों होती है, क्योंकि मान लिया अब ये HF सेल किसी दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है, तो इसमें ये DNA इसका क्या है, मेन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, तो इसमें इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इस पार्ट को, जो प्लाज्मिड का पार्ट है, उसको पिंच करके बाहर निकाल दे। तो यहाँ से थोड़ा सा ये पिंच आउट होकर के ये प्लाज्मिड का DNA क्या होगा, अलग हो जाता है, और अलग होगा तो थोड़ा सा पार्ट इस मेन क्रोमोसोम का भी अपने साथ ले लेगा, और इस प्रकार की F' सेल, इस प्रकार के सेल। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, रूपांतरण। बैक्टीरिया में रूपांतरण कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में इसकी स्टडी करी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने देखा कि ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, उसके दो स्ट्रेन हैं, एक है S थर्ड स्ट्रेन और दूसरा R सेकेंड स्ट्रेन। S थर्ड स्ट्रेन है वो वायरुलेंट टाइप का होता है। वायरुलेंट का मतलब होता है उग्र, अर्थात बीमारी कोज करने वाला होता है, डिजीज कोज करने वाला होता है, पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो डिजीज कोज करते हैं। तो ये S थर्ड स्ट्रेन जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी का, वो क्या होता है, पैथोजेनिक होता है, वायरुलेंट होता है। और ये इसका S थर्ड नाम हमने क्यों दिया, S नाम क्यों दिया, क्योंकि S का मतलब होता है स्मूथ, चिकना। इस बैक्टीरिया के बाहर एक चिकनी भित्तीय चिकना कैप्सूल पाया जाता है, इसलिए इसे नाम दिया S थर्ड। S स्मूथ के लिए, ये स्मूथ होती है और ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कैप्सूलेटेड, क्योंकि इसके बाहर एक चिकना कैप्सूल पाया जाता है।
दूसरा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का स्ट्रेन है आर सेकंड। आर का मतलब है रफ। रफ क्यों इसको रफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाहर जो चिकनी भित्ति या जो चिकनी कैप्सूल होता है वो एब्सेंट होता है, अर्थात ये बाहर से रफ होता है, खुरदरा होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया आर। तो ये स्ट्रेन कौन सा आर सेकंड। ये नॉन वायरुलेंट टाइप का होता है, अर्थात अनुग्र होता है या कहें नॉन पैथोजेनिक होता है। ये डिजीज कोज नहीं करता और नॉन कैप्सुलेटेड होता है। तो ये दो स्ट्रेन थे। तो दोनों स्ट्रेन एस थर्ड और आर सेकंड को लेकर के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहे पर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक चूहा लिया और उसमें आर सेकंड स्ट्रेन डाला डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का। कौन सा स्ट्रेन, आर सेकंड। अभी हमने बात करी आर सेकंड है वो नॉन पैथोजेनिक है, अर्थात डिजीज कोज नहीं करता, बीमारी नहीं करेगा। तो ये आर सेकंड स्ट्रेन से इसको इन्फेक्ट कराया तो इसमें ये बीमारी नहीं होगी, और नहीं होगी तो चूहा क्या रहेगा, जीवित रहेगा, चूहा जीवित। फिर उसने चूहे में एस थर्ड स्ट्रेन डाला। एस थर्ड कैसा होता है, पैथोजेनिक होती है, डिजीज कोज कराने वाला होता है। तो इसमें ये डालते ये क्या करेगा, डिजीज करेगा और ये माइस जो है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। फिर उसने इस एस थर्ड को, जो एस थर्ड स्ट्रेन थे, उनको हीट किल्ड किया। उसमें दी, उसको हीट दी तो उसका जो बाहर का कैप्सूल था, स्मूथ कैप्सूल था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो कैसा बन गया, एक तरह से आर सेकंड। और आर सेकंड नॉन पैथोजेनिक है क्योंकि उसमें डिजीज किसकी वजह से हो रही थी, जो बाहर कैप्सूल था उसी की वजह से क्या बन रही, कोज कर रहा था, डिजीज। तो ये जैसे ही इसको हीट किल्ड किया, इसका बाहर का जो स्मूथ कैप्सूल है वो डिस्ट्रॉय हो गया और ये इसमें बीमारी कोज नहीं कर पाया। इसलिए हीट किल्ड एस थर्ड को इससे ट्रीट किया तो माइस फिर भी जीवित रहा। उसके बाद उसने माइस में हीट किल्ड एस थर्ड और आर सेकंड दोनों एक साथ इंजेक्ट करे। हमने अभी देखा आर सेकंड अकेला डिजीज कोज नहीं करता और हीट किल्ड एस थर्ड ये भी अकेला डिजीज कोज नहीं करता, लेकिन जब उसने इन दोनों को एक साथ इंजेक्ट कराया तो माइस है वो डेड हो गया। अब यहाँ ये क्यों मर गया, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, इस एस थर्ड जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, उसके डीएनए में एक जीन ऐसी है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस बैक्टीरिया में बाहर स्मूथ कैप्सूल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जब मान लिया कि ये एस थर्ड बैक्टीरिया है, हम इसे इधर देखते हैं, हाँ, मान लिया ये एस थर्ड स्ट्रेन है बैक्टीरिया का और ये इसका डीएनए है, और एस थर्ड बैक्टीरिया में ये बाहर क्या है, इसका स्मूथ कैप्सूल है, ये है एस थर्ड और ये है आर सेकेंड। मान लिया इस एस थर्ड को हीट से ट्रीट किया तो ये हीट किल्ड होकर के इसके बाहर क्या हो गया, जो स्मूथ कैप्सूल था वो डिग्रेड हो गया और ये आर सेकेंड जैसा हो गया। ये क्या हो गया, हीट किल्ड, लेकिन अंदर का डीएनए तो वैसा ही है, बाहर की जो स्मूथ कैप्सूल है वो डिस्ट्रॉय हुई है। अब अगर इस हीट किल्ड एस थर्ड और आर सेकेंड दोनों को एक साथ लें तो एक ही मीडियम में अगर ये दोनों रहेंगे तो इसका ये जो डीएनए है, ये कैप्सूल बाहर से डिस्ट्रॉय होने की वजह से इसका डीएनए बाहर आया और इस डीएनए का ये वाला जो पार्ट स्मूथ कैप्सूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पहुँच गया,
यहाँ से होते हुए इसके अंदर गया और इसके साथ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की सहायता से जुड़ गया। और यहाँ इस R सेकेंड बैक्टीरिया में जब ये आया तो इसने फिर से इसके बाहर क्या बना दी, स्मूथ कैप्सूल बना दिया। और ये R सेकेंड किस में रूपांतरित हो गया, S थर्ड में रूपांतरित हो गया। और अब इसने डिजीज कोज की और ये माइस है वो डेड हो गया। ये भी देखें कि ये जो रूपांतरण है वो किन किन परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। पहली चीज हम कहें, रूपांतरण में जो सेल्स डीएनए को ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं वो कॉम्पिटेंट सेल कहलाती है। वो कौन सी सेल कहलाती है, सामर्थ्य कोशिका या कॉम्पिटेंट सेल कहलाती हैं। और ये रूपांतरण है वो जो माध्यम, हम किसी माध्यम में करा रहे हैं, किसी एनवायरमेंट में करा रहे हैं, क्योंकि रूपांतरण क्या होता है, किसी भी, मान लिया एक एनवायरमेंट है, एक माध्यम है, एक मीडियम है, उसमें एक बैक्टीरिया है और यहाँ मान लिया कि कोई नेकेड डीएनए है, तो ये नेकेड डीएनए को ये वाली सेल है वो ग्रहण करने की क्षमता रखती है, तो ये कॉम्पिटेंट सेल है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, वो एक तो इस माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करती है, इसका पीएच कितना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, और इस माध्यम में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, इन सब पे, और साथ ही साथ सेल की फिजियोलॉजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है।